नमस्कार दोस्तों। यह सोजस की बुक है जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है। ऑथेंटिक है, उनकी ही मैगजीन है ये, सरकारी, ठीक है ना। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है जिसमें राजस्थान जी के आता है। ठीक, अब ये जनवरी फरवरी वाली बुक है, ठीक है ना, उनकी ही साइट से डाउनलोड की है। लेकिन अब इसमें अपन वही देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये भाई साहब, ऊँट महोत्सव 2024 सांस्कृतिक विरासतों का संगम। ये बताइए ऊँट महोत्सव कब आयोजित किया गया था? 12 से 14, यानी कि 12, 13, 14। ऊँट महोत्सव की थीम कहाँ थी, क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर थी। ठीक है, देख लेते हैं। रेगिस्तान के जहाज को समर्पित विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 का आयोजन बीकानेर में 12 से 14 जनवरी तक किया गया। इस बार स्थानीय लोक कला और शिल्प कौशल को दर्शाती थीम आइकन्स ऑफ बीकानेर थी। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया है। ये पूछ सकता है वो। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊँट। इसको दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा इस वर्ष ऊँट महोत्सव में कई भव्य और शानदार आयोजन हुए। कौन करता है? पर्यटन विभाग करता है। ठीक है, थीम क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की? अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया किसको? 2024 को। थीम है आइकन्स ऑफ बीकानेर। कब से कब? 12 से 14, 12, 13, 14 जनवरी बीकानेर में। और मरु महोत्सव कहाँ किया जाता है? मैरू से जैसलमेर में। ठीक, शीत महोत्सव कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है माउंट आबू, माउंट आबू में, सिरोही नहीं, माउंट आबू में। ठीक है, भव्य आयोजन हेरिटॉक वॉक के साथ प्रारंभ। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव सजे धजे ऊँट, रोबीले और परंपरागत रंग बिरंगी वेशभूषा से सजी धजी महिलाओं और लोक कलाकारों ने शिरकत की। हेरिटेज वॉक रामपुरी हवेली से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राव भीकाजी की टेकरी पर पहुंचकर खत्म हुई। राव भीकाजी की टेकरी पर बीकानेर की स्थापना की थी राव भीकाजी ने। इस दौरान पर्यटकों ने सांस्कृतिक धरोहर से परिचित होते हुए हवेलियों की बारीक नक्काशी का नज़ारा लिया। महोत्सव के दौरान रंगोली, मेहंदी एवं ड्राइंग प्रतियोगिता पहली घोड़दौड़, झांकियों के साथ स्थानीय कलाकारों के घूमर, काल बेलिया, पंजाब के दल द्वारा भांगड़ा, भांग, घूमर सहित अन्य नृत्यों की प्रस्तुति, बीकानेर कार्निवल, राजस्थानी लोक धुन पर ऊँटों की लंबी कूद और नृत्य, ऊँट साज सज्जा, फर फटिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं, एनआरसीसी की ओर से ऊँट के दूध से बने विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी। एनआरसीसी विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी। विदेशी खूब आते हैं भाई जैसलमेर बीकानेर में। कैमल फेस्टिवल 2024। मिस्टर मिस मिसेज प्रतियोगिता है ना, मिस्टर और मिसेज प्रतियोगिता। फोक नाइट सन्स ऑफ सॉयल समापन दिवस पर रायसर के दौरों पर हॉट एयर बलूनिंग सहित विभिन्न गतिविधियां खास रही। मिस्टर मिसेज प्रतियोगिता की जाती है, वो दे सकता है ऐसे। बताइए, ऊँट महोत्सव में निम्न कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? मिस्टर मिसेज प्रतियोगिता, फोक नाइट सन्स ऑफ सॉयल, रायसर के दौरों पर हॉट एयर बलूनिंग सहित विभिन्न गतिविधियां खास रही। महोत्सव के दौरान मटका रेस, रस्साकशी से जोर, आजमाइश, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, डिब्बा रेस, साफा बांध प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में देशी विदेशी सैलानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पॉप और लोक संगीत के मिश्रण से सजी सेलिब्रिटी नाइट में भारतीय पॉप और लोक संगीत का मिश्रण देखने को मिला। लोकप्रिय संगीतकार सुल्तान नूरा सिस्टर की शानदार प्रस्तुति। ये बताइए, नूरा सिस्टर संबंधित है। नूरा सिस्टर लोकप्रिय संगीतकार है ना, सुल्ताना नूरा सिस्टर्स।
कि शानदार प्रस्तुति से रायसर के दौरों का सर्द माहौल सूफियाना बन गया। सुल्ताना नूरा सिस्टर्स। ये विदेशी पर्यटक है, इनके साथ देसी कलाकार नाच रहा है, खुद एंजॉय ले रहा है, उनको एंजॉय लुआ रहा है। बस यही था इसमें ना। फिर स्वच्छ जल का संकट, बस इसमें यही आएगा कौन सा कि ऊँट महोत्सव कब आयोजित हुआ, 12 से 14 जनवरी। थीम क्या थी, आइस ऑफ बीकानेर थी। और अंतर्राष्ट्रीय भाइयों ने किसे वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ऊँट को, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया है 2024 को। ठीक, बस यही आएगा इसमें से। अब है स्वच्छ जल का संकल्प, देखते हैं। पानी इतने ऊपर से ले रही है भाई, टोटी इतनी ऊपर लगा रखी है भाई, तो इतनी ऊपर क्यों लगा रखी है? शायद अगर अकेले आए तो फिर उछने की समस्या ना हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का करीब 61% रेगिस्तान है। प्रदेश में उपलब्ध सतही जल, देश में उपलब्ध कुल सतही जल का मात्र 1.16% है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए 61% आ चुका है और ये 1.16% आ चुका है कि सतही जल देश में उपलब्ध कुल सतही जल का कितना है। देश में उपलब्ध जल का कुल सतही जल 1.16 है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, 1.16। 61% खुद कर देंगे यार, लेकिन इसमें वो क्या देगा, 1.16 देगा, 1.14 देगा, 1.15 देगा, 1.16। यहाँ सतही जल स्रोतों की कमी है। वर्षा की मात्रा पर निरंतरता में भी कमी है। इस बार तो खूब धमाकेदार बरसात हुई है भाई, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, 49 साल का रिकॉर्ड टूट गया इस बार। और अत्यधिक भूजल दोहन से 70% से अधिक फ्लॉक्स डार्क जोन में आ चुके हैं। राज्य के करीब 36% शहर अब कस्बे तथा 60% गाँवों में भूजल स्रोतों पर आधारित जल प्रदाय योजना में पानी पहुँचाया जा रहा है। इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कठिनाइयों के बाद भी प्रदेश के हर व्यक्ति को पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। भूगर्भीय जल तथा सीमित उपयोग एवं सतही स्रोतों पर आधारित योजनाएं बनाने के साथ ही वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण एवं बारिश के पानी के समुचित संग्रहण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। सतही जल की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही वर्षा जल को संग्रहित कर भूजल संग्रह में वृद्धि करना राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए चुनौती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित विभाग के प्रमुख सचिवों की पहली बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों एवं संकल्प पत्र 2023 में शामिल बिंदुओं को शामिल करते हुए जलदाय विभाग ने 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना में जल जीवन मिशन के तहत करीब 1.5 लाख जल कनेक्शन, कितने 1.5 लाख जल कनेक्शन, 500 गाँवों को हर घर जल सर्टिफिकेट, 500 गाँवों को हर घर जल सर्टिफिकेट, गर्मी के मौसम में पेय व्यवस्था के लिए 32,000 हैंडपम्पों, 32,000 हैंडपम्पों की मरम्मत एवं प्रगति रहित शहरी जल प्रदाय योजना को समय पर पूरी करने से जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। शहरी एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, यहाँ से यही बन सकता है क्वेश्चन, है ना। 61%, 1.16। ठीक, आगे लेते हैं कि मरम्मत एवं प्रगतिरत शहरी जल प्रदाय योजनाओं को समय पर पूरी करने जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। शहरी एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, राज्य के सभी 251 शहर कस्बे विभिन्न शहरी पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है। इन्हें नलों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें 70 शहर कस्बे सहित जल स्रोतों से, 125 भूजल स्रोतों से तथा 56 शहर कस्बों की सतही एवं भूजल दोनों स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
ये डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। गांव कितने हैं? 43,231 गाँव हो। प्रदेश में 43,362 आबाद गाँव। कुल कितने गाँव में अपने? 43,362 एवं 78,254 आबाद ढाणियाँ हैं। विभिन्न पेयजल योजनाओं द्वारा 43,231 गाँवों तथा 62,353 ढाणियों को पूर्णतः तथा आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा रहा है। करीब 24,955 गाँव एवं 52,210 ढाणियाँ भूजल से, जबकि 18,276 गाँव एवं 13,143 ढाणियाँ सतही जल स्रोतों से लाभान्वित है। अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत कार्य है। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना का लक्ष्य प्रत्येक शहर को ये देगा वो। ये बताइए अमृत 2.0 योजना क्या है? 2.0 अमृत जल से संबंधित है, केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। बनाने के नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 138 नगरीय निकायों में 183 नगरीय निकायों में 5,123 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसमें 8.35 लाख नए जल कनेक्शन, 22.0 लाख पेयजल। ये नहीं है, बस ये याद रख लेते हैं कि केंद्र सरकार की अमृत योजना 2.0 किससे संबंधित है? जल से। अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत कार्य है, केंद्र सरकार की योजना है ये। और इसमें ये 61%, 1.16। और कुल गांव कितने हैं? 43,362। ढाणियाँ हैं 78,254। आगे चलते हैं। इसमें कोई और है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.0 याद रखना है बस। 2.0 योजना है जल से अमृत 2.0 और केंद्र की योजना है। शहरी एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था। फिर जल जीवन मिशन, ये क्या है? 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन संवाद के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का नहीं है, ये विकेंद्रीकरण का भी एक बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन व वुमन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन एवं जन भागीदारी है। भूजल पुनर्भरण। फिर कोई खास नहीं है ना। जल संसाधन विभाग विजन एवं लक्ष्य। प्रमुख परियोजना जल संसाधन विभाग, इसको लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? जल संसाधन विभाग एवं विजन एवं लक्ष्य। जल संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों एवं संकल्प पत्र शामिल बिंदुओं को शामिल करते हुए निर्देशों एवं संकल्प पत्र में शामिल बिंदुओं को शामिल करते हुए एक कार्य योजना तैयार की है। केंद्रीय सहायता से संचालित परियोजनाओं हेतु बेहतर समन्वय के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान इश्यूज मॉनिटरी सिस्टम द रेम्स को क्रियाशील किया जाएगा। अब वो अपन से सिर्फ यही पूछेगा कि ये बताइए द रिम्स क्या है? राज्य स्तर पर राजस्थान इश्यूज मॉनिटरी सिस्टम, राजस्थान इश्यूज मॉनिटरी सिस्टम द रिम्स, ये शॉर्ट टर्म्स है इसकी। राजस्थान इश्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम, राजस्थान इश्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम द रिम्स। वर्ष 2047 तक के विजन को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। 2047 द रिम्स, राजस्थान इश्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम। प्रमुख परियोजनाएं जल संसाधन विभाग। देख, नर्मदा नहर परियोजना 1793 किलोमीटर लंबाई में वितरिकाओं एवं उप वितरिकाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नर्मदा नहर परियोजना तथा 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परियोजना में 2231 डिग्गियों का निर्माण कर 1215 डिग्गियों पर पंपिंग यूनिट स्थापित की गई है। नर्मदा नहर परियोजना 1793
किलोमीटर लंबाई में नर्मदा नहर परियोजना। नवनेरा बैराज कोटा 1316 करोड़ रुपए की। इस योजना में काली सिंध नदी पर डार्क वर्जन बैराज बनाया जा रहा है। डायवर्जन बैराज बनाया जा रहा है। इस परियोजना का लाभ कोटा, बूंदी, 12 जिलों को मिलेगा। ये पूछ सकता है वो। नवनेरा बैराज कहाँ है? कोटा, 1316 करोड़ रुपए। नवनेरा बैराज कहाँ है? कोटा में, 1316 करोड़ रुपए। काली सिंध नदी पर डायवर्जन बैराज बनाया जा रहा है। किस नदी पर है? काली सिंध पर। इस परियोजना का लाभ कोटा है ना, बूंदी और 12 जिलों को मिलेगा। नवनेरा बैराज कोटा 1316 करोड़ रुपए की। इस परियोजना में काली सिंध नदी पर डायवर्जन बैराज बनाया जा रहा है। ये बताइए नवनेरा बैराज कहाँ है, किस नदी पर है? काली सिंध पे। और कहाँ है? कोटा। किन किन को लाभ मिलेगा? कोटा है, बूंदी है, 12 जिलों को। नर्मदा नहर परियोजना 1793 किलोमीटर लंबी, 2047। तैरिम्स क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट मॉनिटरिंग सिस्टम। जल संसाधन विभाग एवं विजन एवं लक्ष्य। फिर आगे आ जाते हैं। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना 852 करोड़ रुपए की। इस परियोजना के तहत चंबल नदी से पानी लिफ्ट कर 256 गांवों के 39,980 हेक्टेयर के सिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। स्प्रिंकलिंग पद्धति द्वारा धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना 852 करोड़ रुपए की। इस परियोजना के तहत चंबल नदी से पानी लिफ्ट कर 256 गांवों में 39,980 हेक्टेयर संचित क्षेत्रों में स्प्रिंकलिंग पद्धति द्वारा। ये पूछता है वो क्वेश्चन। बताइए किस नदी पर या फिर किस परियोजना में स्प्रिंकलिंग पद्धति के तहत या फिर स्प्रिंकलिंग पद्धति को काम में लिया जाता है। जब एक तो नर्मदा है, अब एक ये धौलपुर है, याद रखना है ना भाई। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई है ना, स्प्रिंकलिंग पद्धति है ना, स्प्रिंकलर पद्धति। ठीक। परियोजना में पेयजल के लिए 10% पानी आरक्षित है। पेयजल के लिए कितना आरक्षित है? पेयजल के लिए 10% है। किस योजना में? धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना में। सिंचाई भी है और पेयजल भी है। बताइए कौन सी परियोजना में पेयजल के लिए भी पानी है या फिर पेयजल परियोजना में? बताइए निम्न कौन सी परियोजना पेयजल परियोजना है या फिर सिंचाई परियोजना है? किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन दे सकता है। जब धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। स्प्रिंकलिंग पद्धति 10% पानी आरक्षित है। और नवनेरा बांध कहाँ है? ये कोटा में है। किस नदी पर? काली सिंध पर। किन कौन को लाभ मिलेगा? कोटा, बूंदी, 12। नर्मदा नहर परियोजना। आगे चलते हैं। ईसरता पेयजल आपूर्ति परियोजना। ईसरता बांध बीसलपुर के डाउन स्ट्रीम ग्राम पैनेटा तहसील उनियारा टोक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। इसमें दौसा जिले के 1079 गाँव, 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गाँव एवं एक शहर को पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है। परियोजना से कुल 19 लाख की आबादी को सतत पेयजल लाभान्वित किया जाएगा। ईसरता पेयजल आपूर्ति परियोजना कहाँ है भाई? ये ईसरता बांध बीसलपुर के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनेटा तहसील उनियारा टोंक के पास। ग्राम बनेटा है ना, बनेटा में, तहसील उनियारा है, टोंक के पास, बनास नदी पर। तो दोबारा देख लो भाई। ईसरता पेयजल आपूर्ति परियोजना, बनेटा तो गांव है ना, तहसील उनियारा है, टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। ईसरदा बांध की बात है। फिर दौसा जिले के 1079 गांव एवं 5 शहर, सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव
एवं एक शहर पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है। दौसा जिले के है 1079 गांव। और दौसा जिले के कितने शहर हैं? 5। दौसा जिले के 5 शहर है ना। और सवाई माधोपुर जिले के कितने हैं? 177 गांव है और शहर 1 है। पूछेगा वो, बताइए ईसरदा परियोजना से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 2 3 4। ईसरदा बनास पनेटा तहसील उनियारा टोंक के पास। दौसा में 1079 गांव, 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव, 1 शहर। जो किसकी संयुक्त परियोजना है? दौसा सवाई माधोपुर ईसरदा बनास नदी पर। अब आ जाइए परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। यह परियोजना कोटा, बारा एवं झालावाड़ जिले के लोगों की पेयजल, सिंचाई व अन्य आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। 7355 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना के तहत इन तीनों जिलों के 1821 गांवों में पेयजल तथा 637 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 1,71,400 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में 70,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षमता का सृजन प्रस्तावित है। चलो सुन मेरी बात, ये जो है ये किस प्रकार की योजना है? ये सिर्फ पेयजल है, में ओनली पेयजल, नॉट सिंचाई, ठीक ईसरदा। और यह किस प्रकार की योजना है? परवन, यह बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ये सिंचाई परियोजना है, ठीक है। नहीं, दोनों है, ये सिंचाई भी है और पेयजल भी है। इसमें देख किस किस की है ये? परवन में कोटा है, बारा है, लेकिन झालावाड़ है। और ये कौन कौन की है? ईसरदा, ईसरदा है दौसा सवाई माधोपुर। दौसा सवाई माधोपुर है पीने की, ओनली पीने की। दौसा के 5 शहर है, सवाई माधोपुर का 1 शहर है। और धौलपुर में स्पिलिंग पद्धति है। और किस जगह है ये? चंबल नदी पर। 10% पानी आरक्षित है, ठीक है भाई। और नव रेराबराज कहाँ है? कोटा में। काली सिंध नदी पर डाइवर्जन बैराज बनाया जा रहा है। कोटा बूंदी बारा है इसमें ना, कोटा बूंदी बारा नवनेरा बैराज, ठीक है। नवनेरा बैराज कोटा बूंदी बारा। फिर धौलपुर चंबल नदी से पानी लेकर है ना। फिर ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना, ईसरदा, ईसरदा बांध है कहाँ? पनेटा तहसील उनियारा टोंक के पास बनास नदी पर। पेयजल है ओनली, ठीक है। सवाई माधोपुर और दौसा। फिर परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, ये कौन कौन की है भाई? कोटा, बारा और झालावाड़ है। इसमें पेयजल है, सिंचाई है, ठीक। पेयजल और सिंचाई। आगे चलते हैं। ये शानदार था यार, एकदम जोरदार। राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी। वर्तमान सरकार के गठन के बाद पहले ERCP और अब 30 साल पुराना यमुना जल बंटवारे का विवाद भी सुलझ गया है। यमुना के पानी का इंतजार कर रहे शेखावाटी अंचल के चूरू, सीकर व झुंझुनू जिलों को अब 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिलों के करीब 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी मिलेगी। राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सेंटर के कौन है मंत्री भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। केंद्रीय है ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, केंद्रीय गजेंद्रीय है ना, केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में 17 फरवरी को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार के बीच त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर हुए। किस किस के बीच? हरियाणा है, राजस्थान है और केंद्र सरकार
बता दें एमओयू के तहत यमुना जल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के संबंध में सहमति बनी। समझौते के तहत राजस्थान को हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा। समझौते के तहत राजस्थान को हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा। ये बताइए समझौते के तहत राजस्थान को पानी किससे कहाँ से मिलेगा? ताजेवाला हेड। इसके लिए 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। हथनी कुंड बैराज से मिलेगा भाई। हथनी कुंड कहाँ है? हरियाणा में, ताजेवाला हेड से। ये है भाई। तो 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें ना इनमें लिखा भी रहना चाहिए जिससे कि पता चल जाए कि भाई ये इसका चित्र है। ठीक। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज एवं 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज एवं 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। पीकेसी ये कौन सी परियोजना है भाई? पीकेसी लिंक परियोजना। रामगढ़ बैराज बांध, पीकेसी। रामगढ़ बैराज 12 जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी पर बनेगा। रामगढ़ बैराज। महलपुर बैराज 12 जिले के मांगरोल में पार्वती नदी पर बनेगा। नवनेरा बैराज ये तो पढ़ लिया अपन। कोटा जिले की दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर दिगोद। यह बैराज सर्वाधिक भराव क्षमता वाला होगा। जल अपवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार ने इसका निर्माण शुरू कर दिया है। ठीक है भाई। नवनेरा बैराज। मेज बैराज बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर बनेगा। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर बनेगा। राठौड़ बैराज। डोंगरी बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बनेगा। ये एरिया भाई। नवनेरा बैराज कोटा। नवनेरा बैराज कोटा। नवनेरा बैराज कोटा कार्य प्रगति पर है। यार बहुत तगड़े हिसाब से बनते होंगे ये बांध हैं, इंजीनियरों की सहायता से और बहुत सोच समझ के कमेटी के माध्यम से बनते हैं। ऐसे थोड़ी है, तभी तो सालों साल ये खड़े रहते हैं। ये याद करने योग्य भाई। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा 100%। ये बताइए 5 बैराज और 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। 5 बैराज और 1 बांध किसके तहत? पीकेसी। ठीक है। बैराज देख लेते हैं। बैराज है भाई साहब, एक तो रामगढ़ बैराज है ना, 12 जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी पर। अगर ये पूछ लिया उसने, बताइए कूल नदी कहाँ है, कर देंगे 12 जिले में कूल नदी। और महलपुर बैराज कहाँ है, ये कहाँ बनेगा? 12 जिले के मांगरोल में पार्वती नदी पर
महलपुर बैराज। और नवनेरा बैराज कोटा जिलों की दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर बनेगा। ठीक, इसका कार्य प्रगति पर है। काली सिंध नदी, नवनेरा काली सिंध, नवनेरा काली सिंध, महलपुर बैराज ये 12 है। रामगढ़ 12 है, रामगढ़ महलपुर ये दोनों तो 12 है, लेकिन रामगढ़ है कूल नदी पर किशनगंज तहसील में, और महलपुर है 12 जिले के मांगरोल में पार्वती नदी पर महलपुर। नवनेरा याद है मेज बैराज बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर। मेज से मेज नदी है, तो वो ये नहीं पूछेगा मेज बैराज है, क्योंकि इसमें नदी का नाम आ रहा है। वो ये पूछेगा मेज बैराज है किस तहसील में, इंद्रगढ़ तहसील में है ना, या फिर मेज बैराज है बूंदी। फिर राठौड़ बैराज ये सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर बनेगा, बनास नदी पर राठौड़ बैराज। और डोगरी बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर। जब बनास नदी में 2 बांध बन रहे हैं, एक तो राठौड़ बैराज बन रहा है, ठीक है ना, चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर, और एक डोगरी बांध बन रहा है सवाई माधोपुर में बनास नदी पर। जब 2 है सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर एक सवाई माधोपुर में बनास नदी पर डोंगरी बांध है ना, डोंगरी बांध राठौड़ बैराज दोनों बनास पे है। जब डोंगरी और राठौड़ दोनों सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर बनास ये चौथ का बरवाड़ा है। डोंगरी राठौड़ है, फिर मेज ये बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील, और नवनेरा कोटा जिले की दिगोद, महलपुर बैराज महले 12 जिले की मांगरोल में पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, मांगरोल में पार्वती नदी पर। फिर रामगढ़ बैराज 12 जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी पर। कूल नदी कहाँ है? रामगढ़ बैराज। ये नवनेरा बैराज है कोटा। ठीक, दोबारा देख लो भैया, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। डोगरी बांध, राठौड़ बैराज, मेज बैराज, नवनेरा बैराज, महलपुर बैराज, रामगढ़ बैराज। तो बांध एक ही है, डोगरी बांध। नवनेरा पर कार्य प्रगति पर है। ये लिख रखा है इसमें, ये हथनी कुंड बैराज है। ये आई बात समझ में? यहाँ से पानी मिलेगा अपन को, हथनी कुंड बैराज। हरियाणा में है ये। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। किन किन के बीच MOU हुआ है? हरियाणा केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार। मिलेगा यमुना का पानी। कहाँ से मिलेगा? ताजा वाला हेड से, यानी हथनी कुंड बैराज से। परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कोटा 12 में झालावाड़। ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना, ईसरदा बांध बीसलपुर के स्टेटी ग्राम में बनेड़ा तहसील के उनियारा टोंक के पास बनास नदी पर। ईसरदा धौरपुर सिंचाई पेयजल परियोजना। ईसरदा परियोजना कैसी है? ओनली पेयजल है। यहाँ पर वो देगा, बताइए निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी पेयजल परियोजना है।
बस फैल है अपना सिस्टम। ईसरदा फिर धौलपुर है ना, सिंचाई व पेयजल है धौलपुर। नवनेरा कालीचंद नदी पर है ना। फिर नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। जल संसाधन विभाग विजन एवं लक्ष्य 2047, ये है भैया। अमृत 2.0 लिखते हैं स्वीकृत कार्य। शहरी एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था 61 1.16। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।